ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है लॉ की लैंग्वेज में। जो लोगों ने कैश रखा है, शायद ड्रग मनी पैसा है, जुर्म का पैसा है, करप्शन का पैसा है, किकबैक का पैसा है, जो तकरीबन 1.5 अरब से 2 अरब के दरमियान जो हमें फिगर समझ आ रहे हैं वहां इस्तेमाल हो गए। अब इलेक्शन कमीशन ने इस करप्शन को होने दिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो क्राइसिस खड़ा हुआ जहां से अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी हिकमत अमली ही यही थी कि मैं ये क्राइसिस खड़ा करूंगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने आज जो मीटिंग की है, मैं उसके पॉइंट्स देख रहा था, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने आईन और कानून के तहत एक इलेक्शन कराया। इन अदर वर्ड्स अगर आप उस पर वर्ड चेंज कर दें तो वो अल्लाह को लेकर आ रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने करप्ट तरीन एक इलेक्शन करवाया है। यानी मुनाफिकत की इंतहा कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मुझे ये समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम क्रेडिबिलिटी इस स्टेज पे ख़त्म हो गई है। ये बड़े खौफ की बात है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किस किस्म का असर था कि उन्होंने ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले किए। अगर वो सियालकोट में डस्का में एक बहुत ज़्यादा नया किस्म का फैसला ना करते तो आप ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन एक ट्रेडिशनल इदारा है, वो एक लेज़ी इदारा है, जैसा कि पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में उसका बिहेवियर रहा है, और ये ज़ाहिर है कोई बहुत हट के फैसला नहीं कर सकता रवायत से। लेकिन सेनेट में वो एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं कि जी ये तो सीक्रेट है, 226 है, हम ये सोचेंगे, देखेंगे, कमेटी बनाएंगे, जबकि नज़र आ रहा था वहाँ वो कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ हैरेसमेंट है, देयरफॉर हम उसको कलअदम करार देते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो आईन और कानून की पाबंदी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन, और जो अब ये धब्बा लग गया है, ये धब्बा अब इलेक्शन कमीशन से किसी तरह से खत्म नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, वेरी स्ट्रांगली जो आपने अपना थीसिस डेवलप किया और उस पर जो इलेक्शन कमीशन को आप एक तरह से कटहरे में लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी एक देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जिसके साथ आपने देखा कि फैसले आ रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। डस्का वाज वन ऑफ द थिंग्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी यानी सेटबैक्स पे सेटबैक्स हो रहे थे बाई इलेक्शन के रिजल्ट से हमारे सामने, और एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रूमर्स भी थे कि जी हाथ उठ गया है, गवर्नमेंट को जो बैकिंग है, कुछ लोग न्यूट्रल हो गए हैं, ये सारी बातें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्शन कमीशन का रोल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बाई इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखिए बाई इलेक्शंस की जो 5-6 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर क्या होता है बाई इलेक्शन में कि जो लोग इलेक्शन हुए इसलिए कि डेथ हो गई 5 लोगों की, जैसे डस्का सियालकोट में एक साहब की डेथ हुई और उनकी डेथ के नतीजे में इलेक्शन हुआ, और उन्हीं की फैमिली से, उनकी गालिबन वाइफ हैं जो वहाँ से उस इलेक्शन में उसमें खड़ी हुई हैं, तो उनकी बेटी। अच्छा, अब जिस इलेक्शन में किसी पार्टी ने किसी हलके में बहुत मेहनत की होती है 15-20 बरस से, और उनका असर रसूख होता है, वो यूजुअली वो इलेक्शन जो है वो जीत लेते हैं। बाय इलेक्शंस में सिर्फ ये होता है कि समझा जाता है कि चूंकि हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल होगी और हुकूमत प्रोमिसेस करेगी जिसके नतीजे में, और लोग समझेंगे वहाँ के वोट मैनेजर्स के हुकूमत के लोगों को वोट डालने में फ़ायदा है, सड़क में, गली में, कचरे की सूरत में, जॉब्स में, कोर्ट कचहरी के मसाइल में। और वो एक ट्रेंड हम देखते हैं कि अब उस तरह से नहीं है जैसा पाकिस्तान की तारीख में। उसका तो फिर ये भी मतलब है कि वो असर रसूख नहीं इस्तेमाल हो रहा ज़िमनी इंतखाबात में जो अमूमन हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे भी सवाल लोग उठा रहे हैं ना, लोग परफॉर्मेंस, क्योंकि उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला हैं, पंजाब में 2-2.5 साल में कुछ तो काम किया होगा कि लोगों के दिल, देखें ना, ऑपोजिशन के भी दिल जीतने होते हैं ताकि अगली दफ़ा बेहतर परफॉर्मेंस हो। एक तरह से मिड टर्म आपका था कि 2.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और लोग अभी भी पुरानी जमातों के साथ हैं, तो ये तो फेलियर आता है कहीं ना कहीं, जो वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और कहीं ना कहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है उसमें फेलियर। जी, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि उस्मान बुज़दार साहब की तो शख्सियत चूँकि इतनी अनइम्प्रेसिव है कि वो अपनी ही जो उनकी कैबिनेट टीम है, जो पीटीआई के लोग हैं, पार्टी है, उसको वो इम्प्रेस नहीं कर पाए, उसको मुतासर नहीं कर पाए। अब 2.5 बरस गुजर गए हैं, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव वोट है उनकी शख्सियत के हवाले से। दूसरी बात है कि उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करते। वो कोशिशें बहुत कर रहे हैं, कभी किसी चश्मे से पानी पीते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं बना। उसकी एक वजह ये भी है कि वो आए हैं शहबाज शरीफ साहब के बाद, जो कि बहुत ही मर्क्यूरियल लेवल पे फंक्शनल थे, सुबह के 6 बजे से लेकर रात तक काम करते थे, डिलीवर करते थे। उन्होंने अपना एक बहुत अरसे से थे प्राइम मिनिस्टर के, वो भाई थे, ज़ाहिर उनको एक टोटली डिफरेंट किस्म की सपोर्ट रही है। वो 1980 की दिहाई से पॉलिटिक्स में थे, तो उस शहबाज शरीफ के आने के बाद उस्मान बुज़दार जैसा लैकलस्टर आदमी जो है वो लोगों को बिल्कुल उनकी नज़रों में जच नहीं रहा। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में चीज़ें उस वक्त मैटर करें कि हुकूमत ने 2018 में किसी हल्के को जीता हो, वहाँ पर उसकी बड़ी वाज़ेह किस्म की सपोर्ट हो, और हम ये कहें कि 2.5 बरस में इतने लोग मुतनफ़र हो गए हैं कि वहाँ से लोगों ने उसको वोट नहीं दिया।
डॉक्टर साहब मैं बड़ी पिक्चर Very की बात interesting आपसे point करना आप चाह यहीं रहा से हूँ, पूछें। बड़ी पिक्चर की भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या है कि इमरान खान का अपनी पार्टी से कंट्रोल खत्म हो गया है कि देखें एक तो 22 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर होता ही होता है, 172 अरकान है कि अब वो भी उन्होंने भी सही तरह वोट नहीं दिए, वट एवर द रीजंस को लोग कह रहे हैं पैसा इस्तेमाल हो रहा है, मरियम बीवी कह रही हैं कि जी हमारा टिकट इस्तेमाल हुआ है, वट एवर द रीजंस, क्या कंट्रोल ख़त्म हो गया, क्या इस तरह का हमारे यानी सिस्टम ऐसा है कि अब ये चीज़ें फेलियर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, और अभी तो हासिल कर लेंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कल, लेकिन उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैंडिडेट इनका कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे, गवर्नमेंट कैसे चलेगी आगे? देखिए, पहले तो जो ज़िमनी इंतखाबात का मसला है ना, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात से गलत मतलब जो है वो निकाला जा रहा है। अगर पीटीआई अपनी उन सीटों पे हार जाए जो उसको 2018 में उसने जीते हों, कम मार्जिन से हारे, फिर हम कह सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी में कमी हो गई है। उन सीटों पे जहां वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, यानी ऑपोजिट, जब पीएमएलएन जीती किसी सीट पे 80,000 से जीती 2018 के इलेक्शन में, और पीटीआई के वहाँ पे 20,000 या 25,000 थे, वो बढ़ के 70,000 हो जाते हैं और डिफरेंस 4-5 हज़ार का रह जाता है किसी हल्के में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे गुजरांवाला में। तो अब ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की गैर मकबूलियत में इजाफा हो गया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि मीडिया ने जिस तरह से उसका नतीजा निकाला है वो इसी तरह से निकाला है, लेकिन ये टेक्निकली या लॉजिकली कोई सही नतीजा नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेशनल असम्बली के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो सारी स्ट्रेटजी थी जिस पे उन्होंने पूरे 1 महीने से काम किया, या वो बता रहे, वो यही थी कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, क्योंकि इमरान खान की जो मेजॉरिटी है वो बड़ी स्लिम है। आप देखिए 180, 181 सारे एलाइज मिला के उनको सपोर्ट हासिल है, 172 उनको कम से कम चाहिए 342 के ऐवान में। तो हफीज़ शेख को जब उन्होंने खड़ा किया, जो एक थे भी रिलेटिवली अनपॉपुलर शख्सियत थे, उनका सियासत में किसी से लेना देना नहीं था, उन्होंने कभी किसी का काम ही नहीं किया, वो किसी से हाथ ही नहीं मिलाते थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने महसूस किया कि यहाँ पर बड़ी वल्नरेबिलिटी है, और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा किया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी नॉर्मल हालात में ना जीत सकते अगर आसिफ अली जरदारी साहब इतना बड़ा खर्चा वहाँ पे ना करते, और वो तो उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सेनेट में हमेशा से पैसा लगता है। ये पैसा पहले लगता था फाटा में और बलोचिस्तान में, चूँकि वहाँ वोट बड़े कम चाहिए होते थे सेनेटर मुंतखब करने के लिए। ये पैसा पंजाब में और सिंध में लग नहीं सकता, जहाँ आपको 47 या 37 या 35 वोट चाहिए, बिकॉज इतनी बड़े पैमाने पे ख़रीदो फरोख्त सक्सेसफुल हो नहीं सकती। तो ये जो लैक्यूना है पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन में, जो डेफिसिट था हमेशा था, उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने एक्सप्लॉइट किया है, और उन्होंने क्राइसिस खड़ा किया। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्विक डिसीजन ले लिया है कि मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐवान के सामने, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट करना है तो सामने खड़े होकर कहें कि जी हमें ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जैसा कि होता है दुनिया में यही होता है सारी दुनिया में कि लोग पार्टी के अंदर ही स्प्लिट होती है, विजिबल होती है। बरतानिया में आपने देखा है पिछले 5 साल में ये। और देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सब कुछ सामने होगा कि सामने ये तो खुफिया था, खुफिया में अलहदा होता है सामने। लेकिन डॉक्टर साहब अब बड़ा सवाल यह है कि हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, कि मैंने लेट डाउन किया पार्टी को, एक क्राइसिस मैंने बना दिया, पाकिस्तान का अगला वजीर ख़जाना कौन हो सकता है? देखिए, या हमाद अजहर होंगे या असद उमर होंगे। मेरा ख्याल है कि हफीज़ शेख शायद चले ही जाएं, बिकॉज हफीज़ शेख को बहुत बड़ा झटका लगा है, और हफीज़ शेख को उस वक्त लाए थे आरिफ नकवी साहब, और आपने देखा कि वो तो जहांगीर खान तरीन और आरिफ नकवी लाए थे, उन्होंने ही गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के सामने उनको प्रेजेंट किया था एज ए वेरी क्रेडिबल एक्सपर्ट। और असद उमर साहब को हटाने में भी इसी तरह की पॉलिटिक्स थी। अब इस वक्त खुद भी जहांगीर खान तरीन जो हैं वो इन्फ्लुएंस कॉरिडोर्स में नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं अभी भी तहरीक इंसाफ के, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर इन्फ्लुएंशियल नहीं है जिस तरह से वो 2018 और 19 के शुरू में थे। और आरिफ नकवी का भी इन्फ्लुएंस जो है आपने देखा कि वो तो जेल में है बेचारे। तो अब हफीज़ शेख का कोई सपोर्ट है नहीं, और मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम में बहुत से लोग या इदारे हफीज़ शेख से इसलिए भी किसी हद तक नाराज़ हैं कि वो ये समझते हैं कि हफीज़ शेख ने कोई ग्रोथ डिलीवर नहीं की, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ भी डिलीवर करें, विच आई थिंक इज़ स्लाइटली अनफेयर इन द सेंस कि हिंदुस्तान में एक महीने में नेगेटिव ग्रोथ कि उसको करें और सारा करें, तो हफीज़ शेख पे यानी वो है। लेकिन जहांगीर खान तरीन का भी आपने जिक्र किया, उनकी कमी कितनी महसूस हुई होगी इन सारी सूरत हाल में मौजूदा जो पॉलिटिकल अपीवल से? देखिए, जहांगीर खान तरीन एक मास्टर पॉलिटिशियन और टेक्नीशियन थे, अलाइंसेस खड़े करने के, लोगों को साथ लेके चलने में, लोगों को समझाने में। जो उनकी बड़ी अप्रोच है, उनका एक बड़ा धीमा मिजाज है। ही इज़ मोर दैन 70 ईयर्स ऑफ एज, और ज़ाहिर है कि उनकी शख्सियत के अंदर एक बहुत वज़न है, और उसमें एक दबदबा है, वज़न है, उनकी इंगेजमेंट एबिलिटी है। तो पीटीआई में इस वक्त उनके साथ उन्होंने एक एफर्ट नहीं की, तो ज़ाहिर है कि इसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा।
अच्छा, अब पुट योरसेल्फ इन इमरान खान शूज़, अगर आपके साथ ये सेटबैक्स भी हुए, आपका कैंडिडेट भी हार गया, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ रहा, फिर अब सेनेट में भी अब जिस तरह अपोजिशन जो मूव कर रही है कि चेयरमैन सेनेट के लिए, तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है असूली तौर पे अगर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि भाई इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, तो क्या वो सीक्रेट होगा या वो ओपन होगा बाय शो ऑफ हैंड्स, बाय फिजिकल प्रेजेंस। अगर वो फिजिकल शो ऑफ हैंड्स होगा तो फिर तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट अपना चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकेगी, बिकॉज गवर्नमेंट के मेरा ख्याल है टोटल 49 है और अपोजिशन के पास 51 है, अपोजिशन और उसके अलाइज के पास। अगर वो सीक्रेट होगा, जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा गवर्नमेंट पे, ज़ाहिर अपोजिशन के सवाल उठा रही है। कल शर्मिला फारूकी साहब ने पॉइंटेडली एक क्वेश्चन रेज भी किया है मेरे प्रोग्राम में, तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी तरह से एक दो लोगों को मैन्यूवर कर ले, बिकॉज एक या दो का ही टोटल जो है अब वहाँ पे हमें फ़र्क नज़र आता है।